के पिंड को अगर मैं यहां P बिंदु तक लाता हूं जो कि इस गोले के बाहर है, इस ठोस गोले के बाहर है, ये m द्रव्यमान का जो ठोस गोला है यानी पृथ्वी है, इसके बाहर है, तब इस गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान कितना होगा? अगर मैं पृष्ठ पर लेकर आऊं तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान कितना होगा, और अगर मैं इसको अंदर ले जाऊं तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान कितना होगा? ये तीन चीजें हम देखेंगे। ठीक है, हम यहां पर कुछ एजम्पशन ले रहे हैं। हम कह रहे हैं मान लीजिए पृथ्वी जो है उसका जो द्रव्यमान है वो है कैपिटल M, और इसकी जो त्रिज्या है वो है r, और केंद्र से स्मॉल r दूरी पर मैं इसको लाना चाहता हूं, केंद्र से स्मॉल r दूरी पर। ठीक है, केंद्र से स्मॉल r दूरी पर हम लेकर आना चाहते हैं। इसको दूसरे तरीके से ये जो चित्र है इसके इस चित्र के रूप में भी आप समझ सकते हो कि अनंत से इसको लेकर के आ रहे हो। अब जब मैं इसको अनंत से लेकर के आता हूं बच्चों, तो यहां पर आपको ध्यान देने की बात क्या है, ये पृथ्वी है, ये इसका गुरुत्वीय क्षेत्र है, यहां अनंत से ये आ रहा है, तो अनंत से जब तक ये यहां पर आता है, ठीक है, इस पर किसी प्रकार का कोई गुरुत्वीय बल नहीं लगता है, कोई भी बल नहीं लगेगा, क्योंकि ये गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर है पिंड। अब अगर इस पर मैंने कोई बल लगा दिया, या आपने कोई बल लगा दिया, या किसी और मशीन ने कोई बल लगा दिया, तो इस पर जो बल लग रहा है उसका मान अशून्य हो जाएगा। इस पर अगर कोई बल लगा दिया तो उस बल का मान कितना हो जाएगा? अशून्य हो जाएगा, क्योंकि अभी तो जीरो बल लग रहा है, और अगर हमने लगा दिया तो जीरो प्लस हमारे द्वारा लगाया गया बल, या जीरो प्लस किसी और पिंड के द्वारा लगाया गया बल, गुरुत्वीय बल इस पर नहीं लग रहा है, तो हमें भी कोई बल नहीं लगाना है, बाहर से कोई भी पिंड इस पर कोई बल नहीं लगाए। यानी जब इस पिंड को अनंत से इस गुरुत्वीय परिक्षेत्र के सीमा तक लाया जाए तब तक इस पर कोई बल नहीं लगाना। अब आप सोच रहे होंगे बल क्यों नहीं लगाना है? बल इसलिए नहीं लगाना है कि अगर हमने बल लगा दिया तो जो F बराबर m इंटू ए है उसमें a का मान 0 तभी हो सकता है जब F का मान 0। और हमें गति कैसी करनी है? त्वरण रहित, यानी ऐसी गति जिसमें त्वरण का मान 0 होना चाहिए। तो गुरुत्वीय बल नहीं लग रहा है तो हमें भी कोई बल नहीं लगाना है। लेकिन जैसे ही ये इसके अंदर पहुंचा, अब इस पर एक गुरुत्वीय बल कार्य करना शुरू कर दिया, और वो गुरुत्वीय बल किस तरफ लग रहा है? वो गुरुत्वीय बल जो है वो पृथ्वी की दिशा में लग रहा है, पृथ्वी के केंद्र की दिशा में लग रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि किसी समय इसका मान है 5 न्यूटन। अब अगर इस पिंड को आपको त्वरण रहित गति करानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? इस पिंड पर इतना ही बल विपरीत दिशा में हमें लगाना पड़ेगा। इतना ही बल हमें क्या करना पड़ेगा? ये अनंत से आ रहा था, जैसे ये परिक्षेत्र में आया, यहां पर पहुंचा, इस पर 5 न्यूटन बल लग रहा है मान लो, तो अगर आपको इसको त्वरण रहित गति करानी है तो इतना ही बाह्य बल आपको लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने बाह्य बल नहीं लगाया तो कुल बल का मान शून्य नहीं होगा, और कुल बल का मान शून्य नहीं हुआ तो त्वरण ए का मान भी शून्य नहीं होगा। तो त्वरण ए का मान शून्य करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक इतना ही बाह्य बल लगाना पड़ेगा। लेकिन अभी एक दिक्कत और है, और वो दिक्कत क्या है कि ये जो पिंड हम लेके आ रहे हैं, ये जब इस जगह पर है, इस बिंदु ए पर है, इस बिंदु बी पर है, और इस बिंदु सी पर है, तो ये तीनों बिंदु जो है ए बी सी, इनकी जो पृथ्वी से दूरी है वो अलग अलग है। और हम सब जानते हैं कि कोई भी पिंड पृथ्वी से दूर होगा तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा, और पास होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगेगा। यानी जब ये पिंड ए पर है, इस पर 5 न्यूटन गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, बी पर पहुंचते मान लीजिए इस पर 15 न्यूटन गुरुत्वाकर्षण बल लगना शुरू हो जाता है। तो त्वरण रहित गति करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भी 15 न्यूटन गुरुत्वाकर्षण बल लगाना पड़ेगा। कोई दूसरा पिंड या कोई बाह्य बल जो भी इसको त्वरण रहित गति प्रदान कर रहा है उसको भी 15 न्यूटन ही बल लगाना पड़ेगा। सी पर पहुंचने पर इस पर मान लीजिए बल का मान 20 न्यूटन हो जाता है, तो जो बाह्य बल है वो भी कितना होना चाहिए? 20 न्यूटन ही होना चाहिए। इसके ठीक विपरीत गुरुत्वाकर्षण बल जिस दिशा में लग रहा है उसके ठीक विपरीत होना चाहिए। तब जाकर के हम कहेंगे भाई टोटल बल का मान 0 हो गया, टोटल बल का मान 0 हो गया तो त्वरण का मान भी 0 हो गया। ठीक है, तो एक बात तो तय है कि जब जैसे ही पिंड
अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, बाह्य बल का मान ठीक उतना ही होना चाहिए जितना गुरुत्वाकर्षण बल का मान है। बाह्य बल का मान ठीक उतना ही होना चाहिए जितना कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल का मान 5 न्यूटन है तो बाह्य बल का मान भी 5 न्यूटन होना चाहिए। अगर गुरुत्वाकर्षण बल का मान 18 न्यूटन है तो बाह्य बल का मान भी 18 न्यूटन होना चाहिए। अभी एक सबसे बड़ी परेशानी क्या यहां पर आ रही है कि हमें ये पृथ्वी है, हम कह रहे हैं कि भाई इस पिंड को हम पृथ्वी के परिक्षेत्र में लेकर के आ रहे हैं, इस पी बिंदु तक लेकर के आ रहे हैं, यहां तक लाने में किया गया कार्य हमें निकालना है। ये ए बिंदु वो सीमा है जहां पर गुरुत्वीय क्षेत्र काम करना शुरू करता है। तो अगर मुझे कार्य निकालना है तो हम सब जानते हैं कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मैं अनंत से पी बिंदु का तक का विस्थापन एक साथ ले लूं, यहां रख दूं, मान लो एक साथ विस्थापन रख दिया कि ये मान लो विस्थापन हुआ 100 किलोमीटर हुआ मान लो, है ना। दिक्कत यह है कि एफ का मान क्या रखें, क्योंकि इस बिंदु अनंत से पी बिंदु तक आते 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 जो बल है वो तो धीरे 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 बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे पिंड पृथ्वी के निकट आएगा इस पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ेगा तो बाह्य बल का मान भी बढ़ेगा। तो बाह्य बल का मान तो कांस्टेंट है ही नहीं, हम रखें क्या। तब ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहेंगे कि ऐसा करते हैं, हम थोड़ी थोड़ी सी दूरी के लिए इस कार्य का मान निकाल लेते हैं। पहले थोड़ी दूरी के लिए निकाल लेते हैं, फिर थोड़ी और दूरी के लिए, 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 और इनको जोड़ देंगे। आप सोच रहे होंगे भाई थोड़ी, हाँ समाकलन कर देंगे या जोड़ देंगे, एक ही बात है, जोड़ना समाकलन करना एक ही चीज है। यहां पर थोड़ी दूरी के लिए निकालने का फायदा क्या है, अल्प दूरी के लिए हम निकालेंगे तो हम कहेंगे भाई ये बिंदु इतने पास हैं कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल में परिवर्तन तो हो रहा है पर वो इतना कम हो रहा है कि अपन गुरुत्वाकर्षण बल को कांस्टेंट मान सकते हैं। इस जो पास पास बिंदु लिए हमने अल्प परिवर्तन अल्प विस्थापन के लिए जो दो बिंदु लेंगे हम, ये एक बिंदु ले लिया, ये दूसरा बिंदु ले लिया, ये फर्स्ट और ये सेकंड बिंदु ले लिया, ये इतने पास में हैं कि इन दोनों बिंदुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान है तो अलग अलग, लेकिन उसमें जो भिन्नता है, परिवर्तन जो चेंजेस हुए हैं वो इतना कम हुआ है कि आप बराबर मान सकते हो। और अगर हम बराबर मान लेंगे तो हमारे पास में जो हमारी समस्या थी कि बल का मान क्या रखें, अलग अलग बिंदु पर अलग अलग था, क्या रखें, वो समस्या खत्म हो गई। वो समस्या हमारी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब देखो बच्चों, अब हम कार्य का मान निकालेंगे तो कार्य बराबर क्या होता है, मैं छोटे से भाग के लिए कार्य निकालूंगा तो मैं कहूंगा छोटे से भाग के लिए कार्य हो गया डी डब्ल्यू बराबर बल एफ डॉट डी एक्स। डी एक्स यानी कि विस्थापन, ठीक है ना। मैंने जो छोटा सा विस्थापन लिया है, अल्प विस्थापन, उसको मैंने डी एक्स मान लिया। ये पृथ्वी है, यहां से पिंड आ रहा है, ये गुरुत्वीय क्षेत्र है, इसमें मैंने डी एक्स विस्थापन के लिए निकाल रहा हूं पहले मैं, ठीक है। तो डी एक्स मैंने ले लिया अल्प विस्थापन के लिए। अब हम सब जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर होता है ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो ऐसे ही ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर एफ का परिमाण इंटू डी एक्स का परिमाण इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये थीटा क्या है बच्चों, ये थीटा जो है वो इस बल एफ और इस डी एक्स के बीच का कोण है। अब आपको यहां पर एक बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है, और वो बात क्या है कि ये जो बल एफ है ना, ये गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। हमेशा ध्यान रखना कि किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य कौन से बल द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा नहीं। उस गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर जो हमने बाह्य बल लगाया है उस बल द्वारा किया गया कार्य, वो जो हमने बाह्य बल लगाया है उस बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, हमें क्या लेना है, उस बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य लेना है। और वो कार्य कितना होगा, क्योंकि बाह्य बल और गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हैं, बाह्य बल और गुरुत्वाकर्षण बराबर हैं, इसलिए इनके द्वारा, और पिंड का विस्थापन भी बराबर हो रहा है, इसलिए इन दोनों के द्वारा किया गया कार्य बराबर होगा। बस उसका चिन्ह अलग अलग होगा, चिन्ह विपरीत होगा। एक में हम कहेंगे
कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है तो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। अगर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक है तो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। बस इतना सा ही अंतर है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, पहले निकालेंगे गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, और फिर हम कहेंगे कि भाई बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य भी इतना ही होगा, बस उसका चिन्ह जो है वो अलग होगा। बस इतना सा ही अंतर है और कोई अंतर नहीं। ठीक है, तो हम देखते हैं यहां पर। अब अगर मैं बात करूं कि बाह्य बल इस दिशा, सॉरी गुरुत्वाकर्षण बल की हम बात करें तो वो इस दिशा में लग रहा है मान लीजिए, तो पिंड भी इसी दिशा में है। ठीक है, पिंड भी इसी दिशा में है, पिंड भी इसी दिशा में गति कर रहा है। अब इसमें यह जरूरी नहीं है, एक बात और ध्यान रखना, यह जरूरी नहीं है कि हम ये कहें कि अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। इसका उल्टा भी कह सकते हो आप, गुरुत्वीय क्षेत्र से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य। इसका उल्टा भी कह सकते हो आप, गुरुत्वीय क्षेत्र से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य, कि पृथ्वी तो नीचे खींच रही है और अपन इसको ऊपर ले चल रहे हैं। ठीक है, तो उल्टा भी इसको कहा जा सकता है। खैर फिलहाल हम यहां पर आते हैं। तो अगर मैं गुरुत्वीय बल द्वारा किए गए कार्य निकालना चाहूं तो गुरुत्वीय बल की दिशा ये पृथ्वी के केंद्र की तरफ, और विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है। तो कोण कितना हो जाएगा, यहाँ थीटा का मान 0। क्या थीटा का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 0। ये 0 रख दिया हमने, कितना आ जाएगा cos 0, और cos 0 का जो मान होता है, cos 0 का जो मान होता है वो होता है 1। तो हम यहां पर cos 0 की जगह क्या रख सकते हैं, 1। तो क्या रह गया हमारे पास में, ओनली एफ डी एक्स। अब आपको एग्जाम में चाहो तो इतनी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ही यहां से शुरू कर सकते हो, डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स से, चाहो तो यहां से शुरू कर सकते हो। तो हम कहेंगे पिंड को अल्प विस्थापन देने में किया गया कार्य, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो, ये जो सामने पीडीएफ है इसमें देख रहे हो, एफ डी एक्स देने में किया गया कार्य। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें कार्य निकालना है, तो हमें क्या चाहिए, कार्य निकालना है तो हमें चाहिए बल और विस्थापन। ठीक है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी के केंद्र से x दूरी पर, यहां पर लाना कहां है हमें, r दूरी पर। अभी x दूरी पर है और हमें लाना कहां है, स्मॉल r दूरी पर। केंद्र से x दूरी पर पिंड है, ठीक है, जिस पर ये बल लग रहा है, और हमें लाना कहां है, r दूरी पर। तो x दूरी पर बल का मान कितना होगा, तो हम सब जानते हैं भाई बल का जो मान होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान वो कितना होता है, वो होता है g पृथ्वी का द्रव्यमान इनटू छोटे पिंड जिसको लाए उसका द्रव्यमान बटा दूरी का वर्ग इनटू dx। ठीक है, बराबर इनटू dw। ठीक है ना, लेकिन हमें ये कार्य कब तक करते जाना है, तब तक करते जाना है कि जब तक पिंड अनंत से लेकर के और इस बिंदु, सर यहाँ कुल दूरी लेंगे, कुल दूरी नहीं बेटा, छोटी दूरी। हाँ ये दूरी तो कुल लेंगे ना, दूरी कुल इसलिए लेंगे कि देखो कार्य निकालते हैं उस विस्थापन के लिए जिसमें पिंड, जिस दूरी में पिंड विस्थापित हो रहा है, लेकिन जो बल है वो तो किसी के भी द्वारा लगाया जा सकता है। बल लगाने वाला तो यहां है, और बल जो है ना वो इस विस्थापन पर निर्भर नहीं करता है, बल निर्भर करता है दूरी पर। कार्य विस्थापन पर निर्भर करता है, ध्यान से समझ लेना मेरी बात को, कार्य विस्थापन पर निर्भर करता है, लेकिन बल विस्थापन पर नहीं, दूरी पर निर्भर करता है। कार्य तो होता है बल इंटू विस्थापन। अब जैसे एक उदाहरण ले रहा हूं मैं, कि मान लो एक पिंड जो है वो ये पृथ्वी है, यहां रखा हुआ है, इसका विस्थापन कहीं नहीं हो रहा, कहीं नहीं जा रहा है, यही का यही है, तो कार्य का मान कितना होगा, 0। लेकिन क्या इस पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल तो लगेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल विस्थापन पर नहीं दूरी पर निर्भर करता है। समझ में आई बात कि नहीं। तो हमने यहां बल का मान रखा है जो कि दूरी पर निर्भर करता है। अब अगर मुझे कुल कार्य निकालना है तो हम कहेंगे भाई छोटे 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 जितने भी कार्य हैं उन सबको जोड़ दो, तो जोड़ देते हैं, तो कुल कार्य बराबर हो गया हमारे पास में W, और वो कैसे आएगा, इसका इंटीग्रेशन करने से।
जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब देखो यहां इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष कर रहे हो बच्चों आप? एक्स के सापेक्ष, तो सीमाएं भी एक्स की लेंगे। एक्स क्या है? पृथ्वी के केंद्र से उस पिंड की दूरी जिसको हम ला रहे हैं, तो वो शुरुआत में कहां था बच्चों? अनंत पर। फिर कहां पर आएगा लास्ट में? आर दूरी पर। आर दूरी पर आएगा ना, तो ये दूसरी सीमा हो गई आर। एक सीमा अनंत और दूसरी सीमा हो गई आर। समझ में आई ना सीमा कैसे ली हमने? भाई अनंत से लेके आए तो पहला बिंदु तो हो गया हमारे लिए अनंत, और कहां तक लेके आए? आर दूरी तक। तो एक्स का जो मान है वो अनंत से लेकर आर तक बदल रहा है, इसलिए हमने सीमाएं ले ली अनंत से लेकर के आर। अब अपने को क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। समाकलन का सबसे पहला रूल कि जो इस राशि पर निर्भर नहीं करे उसको बाहर निकाल दो। तो मुझे बताओ कि कैपिटल जी ये तो दुनिया में किसी पर भी निर्भर नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो सार्वत्रिक नियतांक है, इसका मान तो पृथ्वी के लिए कांस्टेंट है। ये जो जी है इसका मान तो कांस्टेंट है, तो इसको तो हम बाहर निकाल लेते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान, किसी पिंड को अगर अपन अनंत से लेकर के आए या पृथ्वी के पास में उपस्थित किसी बिंदु से लेकर के आए, तो क्या पृथ्वी का द्रव्यमान चेंज होगा? हम कहेंगे नहीं। तो पृथ्वी का द्रव्यमान m भी कांस्टेंट है और पिंड स्मॉल m का मान द्रव्यमान भी कांस्टेंट है। अंदर क्या रह गया हमारे पास में? अनंत से लेकर के r तक, ऊपर रह गया dx, नीचे रह गया एक्स स्क्वायर। अब इसका हमें समाकलन करना है, तो समाकलन करने के लिए हम इस एक्स स्क्वायर को कहां ले जा रहे हैं? ऊपर ले चलते हैं। जैसे ही मैं इस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाऊंगा तो एक्स की जो घात है वो क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। ठीक है, माइनस में। क्यों हम ऊपर ले जा रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था ये कि जब भी जिसके सापेक्ष आप समाकलन कर रहे हो उसकी घात -1 के अलावा कुछ भी हो, तो आपको इसको एलजेब्रिक फंक्शन यानी बीजगणितीय फलन मानना है। और बीजगणितीय फलन के लिए फॉर्मूला मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले भी बता चुका हूं हालांकि। ऊपर लेके चले गए, ये हो गया एक्स की घात -2 dx, कहां से कहां तक? अनंत से आर तक। ये हम क्या निकाल रहे हैं? कार्य निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला होता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि x की पावर n का x के सापेक्ष समाकलन करो तो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, ये फॉर्मूला यहां लगा दो। n की जगह यहां पर कितना आ रहा है? -2। तो अपने पास में क्या आ जाएगा कार्य का मान? w बराबर g कैपिटल M स्मॉल m, x की पावर -2 + 1, नीचे भी -2 + 1, और लिमिट कहां से कहां तक हो गई? अनंत से r तक। ये लिमिट को साइड में लिखते हैं हम हमेशा। ठीक है, अब फिर से समझ लेना बेटा, ये हमारे पास में जो फॉर्मूला है, ये जो है अंदर जिसका हम समाकलन करने वाले हैं, वो क्या है? वो है हमारे पास में x की पावर n के रूप में, और x की पावर n का x के सापेक्ष समाकलन करते तो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। और इस फॉर्मूले से अगर हम देखें, दोनों की तुलना करें, तो देखो n की जगह -2 है, हमने भी यहां लिख दिया n की जगह, देखो आंसर में -2, समाकलन कर दिया। अब समाकलन करने पे हमारे पास में क्या आ रहा है बच्चों? हमारे पास में यहां पर आ रहा है, ध्यान से समझिएगा आप, हमारे पास में यहां पर आ रहा है W बराबर G कैपिटल M स्मॉल m। ठीक है, और जो ब्रैकेट है उसके अंदर आ रहा है x की पावर -2 + 1 बराबर -1, और नीचे भी हो गया -1, कहां से कहां तक? अनंत से r तक। ये जो नीचे -1 है इसको बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट पर लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए। तो -1 को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? W बराबर माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m, और ये जो x की पावर -1 है इसको नीचे ले जाओ, नीचे ले जाओगे तो हो जाएगा x की पावर +1। पावर का चिन्ह चेंज हो गया। जैसे ही हम पक्षांतरण करते हैं अंश को हर में, हर को अंश में, तो जो घात का चिन्ह है वो चेंज हो जाता है। अब हमको क्या करना है? एक बार उच्च सीमा रखनी है और एक बार निम्न सीमा। पर किसकी जगह? हमने x के सापेक्ष समाकलन किया है, x के सापेक्ष समाकलन किया ना, तो x की जगह एक बार उच्च सीमा रखेंगे और एक बार निम्न सीमा रखेंगे। ठीक है, तो ये उच्च सीमा रख दी हमने, W बराबर
माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ठीक है, एक बार उच्च सीमा रख दी 1/x, एक्स के सापेक्ष किया तो एक्स की जगह एक बार आर, फिर माइनस, फिर 1/एक बार निम्न सीमा अनंत। जिसके सापेक्ष समाकलन करते हैं उसकी जगह पर एक्स के सापेक्ष किया तो एक्स की जगह पर एक बार उस सीमा आर रख दिया और एक बार अनंत। 1/अनंत का मान बच्चों 0 होता है, ऑलमोस्ट 0, ठीक है। तो ये जो 1/अनंत है इसका मान तो 0 हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा हमारे पास, ओनली 1/r रह जाएगा। ये 1/r को हम क्या लिख सकते हैं, गुणा करके लिख दो, हमारे पास में क्या जाएगा, कार्य का मान W बराबर हो जाएगा माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। ये जो 1/r बच गया इसको माइनस का जी एम से गुणा कर दिया, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो स्मॉल आर दूरी पर बिंदु है, जो कि पृथ्वी से बाहर बिंदु है, ये हमने कहा निकाला है, पृथ्वी से बाहर बिंदु के लिए, ये यहां पर स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु के लिए इतना कार्य किया जाएगा, और यही कार्य क्या कहलाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो हम इसी कार्य को हटाकर इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, यू। लिखना आपको अगली लाइन में कि यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, इसलिए W बराबर यू, तो यू बराबर हो गया माइनस का जी एम एम अपॉन आर। अब आप में से कोई कहेगा साहब पृष्ठ पर कितनी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी, तो भाई अनंत से इसको पृष्ठ तक ले आओ, अनंत से इसको पृष्ठ तक ले आओ। तो जब अनंत से पृष्ठ तक लेकर आएंगे तो क्या क्या कंडीशन चेंज हो रही है, ये बिंदु, ये जो पिंड है ये अनंत से यहां पर आ गया, अब इस पर कौन बल लगा रहा है, हम कहेंगे अभी भी इस पर पूरी पृथ्वी बल लगा रही है, यानी कि जो बल लगाने वाला है उसका द्रव्यमान नहीं बदला। जिस पर बल लग रहा है क्या उसका द्रव्यमान बदला, हम कहेंगे नहीं, उसका भी द्रव्यमान नहीं बदला। क्या दूरी बदल गई, हम कहेंगे हां दूरी बदल गई। पहले वो बिंदु जिस पर हम स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर रहे थे वो स्मॉल आर दूरी पर था केंद्र से, और अब ये जो दूरी है वो कितनी हो गई है बच्चों, जैसे ये पृष्ठ पर आ जाएगा कैपिटल आर, ये कैपिटल आर पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी, कैपिटल आर हो जाएगी पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर। तो हम कहेंगे पृष्ठ पर इसका मान कितना हो जाएगा, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, यानी कि यू बराबर हो जाएगा माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम पृथ्वी के अंदर लेके चले गए, इस गोले के अंदर लेके चले गए, तब हमारे लिए एक दिक्कत वाली बात हो जाएगी। और वो दिक्कत वाली बात क्या है, समझना मेरी बात को बच्चों, कि अगर मैं इसको पृथ्वी के अंदर लेके जाऊं, ये पृथ्वी है इतनी बड़ी, यहां तक इसका परिक्षेत्र है, गुरुत्वीय परिक्षेत्र है, ये पिंड को मैं लाया, जब मैं अंदर लेके जाता हूं तो इसको जब तक मैं पृष्ठ पर लेकर के आता हूं तब तक तो पूरी पृथ्वी इस पर बल लगा रही है। लेकिन जैसे ही हम इसको अंदर लेके जाए, हमने कल ही पढ़ा था कि आंतरिक बिंदु पर संपूर्ण पृथ्वी द्वारा इस पर बल आरोपित नहीं किया जाएगा, तब केवल कौन से भाग द्वारा इस पर बल आरोपित किया जाएगा, उस भाग द्वारा जिसके लिए ये बाहरी बिंदु है, यानी कि अब केवल इतने भाग द्वारा बल लगाया जाएगा। तो हमारे लिए तो दिक्कत ये हो गई कि अनंत से बाहर के बिंदु तक तो बल का मान अलग है और पृष्ठ से अंदर जाने पर बल का मान अलग है, यानी आपको ये कार्य दो टुकड़ों में निकालना पड़ेगा। दो टुकड़े कौन से, अनंत से पृष्ठ तक लाने में किया गया कार्य और फिर पृष्ठ से अंदर वाले बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो जो हमने कैलकुलेशन की थी बच्चों, कैलकुलेशन सेम ही रहेगी हमारी। हम क्या कहेंगे, W बराबर F इंटू डी एक्स, ठीक है, कहां से कहां तक, अनंत से अंदर वाले बिंदु स्मॉल आर। अब की देखो दूरी को अपन स्मॉल आर ही मान रहे हैं, अंदर वाला बिंदु है तो भी हम स्मॉल आर ले रहे हैं, बाहर वाला बिंदु है तब भी स्मॉल आर ले रहे हैं। जब बिंदु बाहर होगा तो स्मॉल आर का मान त्रिज्या से ज्यादा हो जाएगा, जब बिंदु अंदर होगा तो स्मॉल आर का मान त्रिज्या से कम हो जाएगा, बस, ठीक है। तो अब अगर मैं आंतरिक बिंदु के लिए निकालूं तो मैं कहूंगा भाई ये जो कार्य हम निकाल रहे हैं ये कार्य दो भागों में बढ़ जाएगा। दो भाग कौन कौन से, W बराबर, पहला भाग होगा अनंत से पृष्ठ, अनंत से हम लेकर आ रहे हैं कहां तक, पृष्ठ तक, तो पृष्ठ की दूरी कितनी होती है केंद्र से, कैपिटल आर होती है, इसलिए हमने कह दिया अनंत से आर तक कार्य, जिसको हम कहेंगे एफ डी एक्स।
और दूसरा कार्य हम क्या लेंगे, दूसरा भाग हम कौन सा लेंगे कि ये पृष्ठ से आंतरिक बिंदु तक लेके जाएंगे। ठीक है, पृष्ठ से आंतरिक बिंदु प्लस इंटीग्रेशन पृष्ठ की दूरी r, आंतरिक बिंदु की दूरी स्मॉल r। ठीक है, एफ डी एक्स, ये हमारे पास में आ गया। अब इन दोनों में f का मान अलग अलग है, यहां f का मान अलग है और यहां f का मान अलग है। यहां f का मान वो पिंड जिसे हम ला रहे हैं उस पिंड और पृथ्वी के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर है, और इस f का जो मान है वो आंतरिक भाग और इस छोटे पिंड स्मॉल m जिसको हम लेकर आ रहे हैं उसके बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर है। तब क्या करेंगे, हम मान रख देते हैं जैसे हमने पहले रखा था, मान रखते हैं W बराबर वही बात, अनंत से R तक G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x का स्क्वायर dx। देखो तरीका वो का वही रहेगा आपका, बस आपको इस m का ध्यान रखना है। इस वाले में m का मान पूरी पृथ्वी का द्रव्यमान लेना है और दूसरे भाग में m का जो मान है वो पूरी पृथ्वी का द्रव्यमान नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? तो अरे बच्चों समझ में आ रहा है ना सर? चलो आगे बढ़े इससे अपन। तो अब देखो हम यहां पर मान रख रहे हैं, अब यहां पर हम मान रख रहे हैं, ये तो हमने एक मान रख दिया। दूसरा मान जब हम रखेंगे तो मैं दोनों मानों को एक साथ लिख देता हूं यहां पर। पहला मान तो हो गया हमारे पास में W बराबर इंटीग्रेशन अनंत से R तक G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर dx, और दूसरा मान हमारे पास में हो गया इंटीग्रेशन R से स्मॉल r तक G, अब m की जगह आ गया हमारे पास में m डैश स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखो ये जो x अपन ने लिखा है ना यहां, ये x और ये जो यहां x लिखा है, दो x लिखे, एक पहले वाले इंटीग्रेशन में एक दूसरे वाले में, ये दोनों अलग अलग है। पहले वाले इंटीग्रेशन में x का मान अनंत से कैपिटल R के बीच में होगा और दूसरे वाले इंटीग्रेशन में x का मान R से स्मॉल r के बीच में होगा। ठीक है, अब हमारा पहला उद्देश्य क्या है बच्चों, इस m डैश का मान निकालना। पहला उद्देश्य हमारा मान निकालना। तो अगर मैं पूरी पृथ्वी का घनत्व निकालना चाहता तो वो आता रो बराबर m अपॉन पूरी पृथ्वी का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, और अगर मैं पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व निकालना चाहूं तो यह आएगा रो बराबर आंतरिक भाग का द्रव्यमान m डैश अपॉन 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। आप देखोगे कि ये तरीका हम वही काम में ले रहे हैं जो हमने कल काम में लिया था, सेम तरीका काम में ले रहे हैं हम डैश का मान निकालने का। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों रो बराबर है, दोनों बराबर हैं, तो फिर इस वाले रो का मान उठा करके यहां रख दो, इस ऊपर वाले समीकरण में रख दो, या आप ये कह सकते हो कि दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा, और जब राइट साइड बराबर होगा तो यहां पर हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, इसको मैं आगे एक बार पीडीएफ में भी समझाऊंगा, आप घबराए नहीं। m अपॉन 4/3 पाई r क्यूब बराबर m डैश अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। ये 4/3 से 4/3 पाई कट गया, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, तो ये तो हो गया गायब। ठीक है, ये गायब हो गया। अब हमारे पास में क्या रह गया, हमारे पास में ये r क्यूब जो रह गया इसको इधर ले जाओ, तो आपके पास में m डैश का मान कितना आ जाएगा बच्चों, m डैश का जो मान है वो आ जाएगा m अपॉन r क्यूब इंटू r क्यूब। ठीक है, लेकिन अभी जो हम दूरी ले रहे हैं वो दूरी कितनी ले रहे हैं, r की जगह यहां पर अभी तक हमने उस दूरी को फिक्स नहीं किया, x ले रहे हैं, तो आपको भी यहां r की जगह क्या लिखना पड़ेगा, x। ठीक है, x क्यूब, ये मान यहां पर रख दो, यहां रख दो ये मान m डैश का ये मान, ये डैश m डैश का ये मान अगर हम यहां पर रख दें तो हम कहेंगे कि हमारे पास में केवल में ये आंतरिक भाग है ना, ये वाला जो भाग है इस वाले भाग का मान निकाल के बता रहा हूं अलग से, g
स्मॉल एम तो हमारे पास ऑलरेडी है, एक्स स्क्वायर नीचे ऑलरेडी है, इस एम डैश का मान हमारे पास में कितना आया था, एम इंटू एक्स क्यूब अपॉन आर क्यूब। ये एक्स स्क्वायर से 2 घात कट गई, 1 घात रह गई, तो आपके पास में आ जाएगा गुणा भाग करने पर जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स। अब आप चाहो तो पहले समाकलन लिख करके फिर एम डैश का मान निकाल लो, और चाहो तो पहले एम डैश का मान निकाल लो बाद में समाकलन कर लेना, जैसा कि आप सामने पीडीएफ में देख रहे हो। पीडीएफ में भी हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहां पर हमें 2 कार्य निकालने, एक इस स्मॉल एम द्रव्यमान के पिंड को पृष्ठ तक लाने में किया गया कार्य और एक पृष्ठ से अंदर ले जाने में। तो पृष्ठ तक लाने में किया गया कार्य जब हम निकालेंगे तब हमें एक तो जिस पिंड को ला रहे हैं उसका द्रव्यमान चाहिए और एक पृथ्वी का द्रव्यमान चाहिए, वो हमारे पास में है। लेकिन अंदर जब हम ले जा रहे हैं तो हमें 2 द्रव्यमान चाहिए, एक तो इस पिंड का और एक उस भाग का द्रव्यमान जो इस पर बल लगाएगा। तो उस भाग का जो द्रव्यमान है वो एम डैश है, वो हमारे पास में नहीं है, तो पहला काम हमको एम डैश निकालना है। तो देखो यहां पर हमने पहले एम डैश निकाला हुआ है, 4/3 पाई आर क्यूब आयतन का द्रव्यमान, यानी संपूर्ण पृथ्वी का द्रव्यमान एम। ये दूसरा तरीका है घनत्व निकालने का, एकांक आयतन का द्रव्यमान, तो देखो वही घनत्व वाला सूत्र आ गया अपने पास में, m/4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, m/4/3 पाई आर क्यूब। तो एकांक आयतन का द्रव्यमान हो गया हमारे पास में m/4/3 पाई आर क्यूब। तो जो स्मॉल आर त्रिज्या का भाग है उसका द्रव्यमान कितना होगा, तो हम कहेंगे भाई उसका द्रव्यमान निकालना, उसका घनत्व निकालना है, तो वो हो जाएगा m'/4/3 पाई आर क्यूब। अब इन दोनों को बराबर रख दो क्योंकि ये दोनों ही घनत्व है, जब दोनों को बराबर रख दोगे तो आपके पास में आ जाएगा m'/4/3 पाई आर क्यूब बराबर m/4/3 पाई आर क्यूब। अगर आप इसको दूसरी तरफ ले जाओ पूरे के पूरे को, तो ये हो जाएगा m डैश बराबर m/4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये देखो ये यहां निकाला हुआ है एज इट इज। तो आएगा ये घनत्व वाले फॉर्मूले से, ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, तो आपके पास में क्या रह गया, m डैश बराबर m इंटू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, सॉरी हाँ आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, ये m डैश का मान है। अब अगर हम बल निकालना चाहें तो बल पहले अलग से निकाल लेते हैं क्योंकि हमको बल की जरूरत पड़ेगी। तो बल कितना होगा, तो हम सब जानते हैं बल का जो मान है वो कितना होता है बच्चों, जी m डैश इंटू स्मॉल m अपॉन आर क्यूब। यहां पर m डैश का मान रख दो, सॉरी आर क्यूब नहीं आर स्क्वायर, m डैश का मान रख दो तो हो जाएगा जी m स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, m डैश का मान रख दिया m अप इंटू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, या आर स्क्वायर से 2 घात कट गई तो आपके पास में बल का मान आ गया 2 घात कटते, एक तो जी, एक कैपिटल एम, एक स्मॉल एम, ये कैपिटल एम स्मॉल एम और 1 घात आर की अपॉन आर क्यूब। ये बल तब आएगा जब आर स्मॉल आर दूरी पर हो, ठीक है ना। लेकिन अब एक खास बात है यहां पर देखो, जब ये जो पिंड है ये पृथ्वी के अंदर प्रवेश कर रहा है तो क्या ये यहां पहुंचेगा तभी इस पर बल लगेगा, यहां रहेगा तब इस पर बल नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। जब ये यहां रहेगा तब इस पर बल नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। यानी कि ये जो बल है वो हर स्थिति में लगेगा। तो ये जो स्मॉल आर है यानी केंद्र से जो दूरी है उसका मान भी समय के साथ में बदल रहा है, इसलिए हम इसको क्या ले रहे हैं, यहां पर इस आर की जगह लेंगे एक्स। जब हम समाकलन करेंगे तब इसको हम क्या कहेंगे, आर की जगह एफ। तो अब स्मॉल एम द्रव्यमान के पिंड को अनंत से यहां तक लाने में किया गया कार्य को हम क्या कर सकते हैं, 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक अनंत से पृष्ठ तक लाने में किया गया कार्य और एक पृष्ठ से भीतर ले जाने में किया गया कार्य। और इसीलिए देखो पहले कार्य पे हमने सीमा लगाई है अनंत से आर और दूसरे कार्य में हमने सीमा लगाई है आर से स्मॉल आर, मान रख देते हैं, ठीक है। जब अनंत से आप पृष्ठ तक ला रहे हो तो बल का मान कितना है, जी, पूरी पृथ्वी बल लगा रही है इसलिए कैपिटल एम स्मॉल एम
अपॉन एक्स स्क्वायर, ये देखो, इंटू dx, कार्य का मान निकाल रहे हैं इसलिए dx। और जब आप अंदर की तरफ के लिए कार्य निकाल रहे हो तो अंदर की तरफ कितना बल लग रहा है वो आपको लिखना पड़ेगा। यहां पर ये ध्यान रखना, इस बल का मान, F का मान दोनों जगह अलग अलग आएगा। यहां पहले वाले भाग में तो आएगा पूरी पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल, और दूसरे वाले भाग में आएगा आंतरिक भाग द्वारा लगाया गया बल। तो आंतरिक भाग द्वारा लगाया गया बल अभी भी हमने निकाला है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर आ रहा था, इस स्मॉल आर की जगह हमने लिख दिया एक्स, क्योंकि आर का मान बदल रहा है ना बार बार, इसलिए हमने लिख दिया एक्स, एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास में यहां पर आ गया है, ये हमारे पास में यहां पर आ गया। अब आपको क्या करना है, पहले भाग का मान निकालना है और दूसरे भाग का मान निकालना है, दोनों भागों का मान निकालना है। तो पहले भाग का मान तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अभी निकाला था थोड़ी देर पहले हमने, पृथ्वी के पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, ये हमने निकाला था ना, ये पहले भाग का मान ही तो था, अनंत से पृथ्वी के पृष्ठ तक लाने में किया गया कार्य ही तो निकाला था हमने। तो ये तो हमारे पास में ऑलरेडी आ गया, तो इसको तो एज इट इज लिख सकते हो। अब दूसरा वाला जो भाग है उसका मान मैं अलग से निकाल देता हूं, आर इंटू स्मॉल आर क्या है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स डी एक्स। तो देखो इसमें से इन तीनों को तो आप बाहर निकाल सकते हो, जी को, कैपिटल एम को, स्मॉल एम को, क्योंकि दूरी बदलने से द्रव्यमान नहीं बदलेंगे और ना ही पृथ्वी की त्रिज्या बदलेगी, तो इसको भी बाहर निकाल दिया। अंदर क्या रह गया, ओनली एक्स डी एक्स, कहां से कहां तक, आर से स्मॉल आर तक। ठीक है, अंदर ओनली एक्स डी एक्स रह गया। तो ये आप देख सकते हो कि यहां पर हमने लिखा हुआ ओनली अंदर एक्स डी एक्स है हमारे पास। अब एक्स डी एक्स का मतलब है एक्स की पावर वन, एक्स की पावर वन का जब समाकलन करोगे तो सूत्र क्या होता है, एक्स की पावर एन का एक्स के सापेक्ष समाकलन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो अगर मैं समाकलन करूं तो क्या आएगा हमारे पास में, एक्स की पावर वन का समाकलन, समाकलन आएगा हमारे पास में, केवल ये भाग का समाकलन लिख रहा हूं, एक्स की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन। वन प्लस वन का मतलब होता है दो, यानी कि एक्स का स्क्वायर, और नीचे वन प्लस वन का मतलब दो, यानी दो, एक्स स्क्वायर बटा दो। तो इसका समाकलन क्या जाएगा हमारे पास बच्चों, एक्स स्क्वायर बटा दो। तो हमारे पास में जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, हमारे पास में जो संख्या है वो हो जाएगी जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर क्यूब, ये तो ऑलरेडी है एक्स स्क्वायर बटा दो, और इसकी जो सीमाएं हैं वो हो जाएगी कैपिटल आर से स्मॉल आर। अब हम क्या करेंगे, एक बार उच्च सीमा रखेंगे, एक बार निम्न सीमा रखेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर भी हमने यही किया हुआ है, यहां पर आप देख सकते हो, ये जो दूसरा पद है इसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर बटा दो में एक बार एक्स की जगह हमने उच्च सीमा स्मॉल आर रख दी और एक बार निम्न सीमा कैपिटल आर रख दी। तो क्या जाएगा आपके पास में, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर क्यूब, आर स्क्वायर बटा दो माइनस आर स्क्वायर बटा दो। ये केवल मैं दूसरे पद का मान लिखा है, पहले पद का मान तो माइनस का जी एम स्मॉल एम अपॉन आर, ये ऑलरेडी है हमारे पास में, ओ सॉरी कैपिटल आर, ये ऑलरेडी हमारे पास में है। तो ये तीन पद अब हमारे पास में हो गए। अगर मैं इस संख्या को अंदर गुणा कर दूं, इस संख्या को अंदर गुणा कर दूं, ये जो है हमारे पास में ये वाला जो भाग है, इसमें से अगर मैं जी कॉमन ले लूं, कैपिटल एम कॉमन ले लूं, स्मॉल एम कॉमन ले लूं और आर क्यूब कॉमन ले लूं, इन दोनों पदों में से। ठीक है, तो देखो कॉमन लेने का मतलब होता है भाग दे देना। जब हम पहले पद में से लेंगे तो पहले पद में इसका भाग देंगे। तो पहला पद क्या है हमारे पास में, पहला पद है हमारे पास में माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। इसमें से हम कॉमन क्या ले रहे हैं, जो कॉमन ले रहे हैं उसका भाग दे देते हैं, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर क्यूब, ये कॉमन लिया है तो इसका भाग दे देते हैं, ये भाग दे दिया, जी एम एम से जी एम एम कट गया, आर से एक घात कट गई, या आर ऊपर चला गया, ये आर ऊपर चला जाएगा तो क्या जाएगा, आर स्क्वायर। यानी जब ये राशि हम कॉमन लेंगे तो पहले पद की जगह क्या बचेगा, माइनस का आर स्क्वायर, एक तो माइनस बचेगा एक आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है बच्चों, तो देखो ये हमने यहां पर कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया, कैपिटल का जी कैपिटल का एम स्मॉल एम अपॉन आर क्यूब, तो अंदर रह गया माइनस का आर स्क्वायर एक तो,
और ये दोनों जो राशियां वो प्लस की रहेंगी, प्लस का आर स्क्वायर अपॉन 2, सॉरी जो भी जैसा भी चिन्ह है वैसे का वैसा रहेगा, माइनस आर स्क्वायर बटा 2, क्योंकि इसमें से तो जी एम एम अपॉन आर क्यूब कॉमन आ ही गया। अब पूरी संख्या में से माइनस भी कॉमन ले लो, तो माइनस भी कॉमन ले लोगे तो आपके पास में क्या रह जाएगा, आपके पास में रह जाएगा माइनस कॉमन लिया, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर क्यूब। जैसे माइनस कॉमन लोगे तो जो माइनस का पद है वो प्लस में और जो प्लस का पद है वो माइनस में बदल जाएगा। तो आपके पास में जो ब्रैकेट वाली राशि है, मैं केवल ब्रैकेट वाली राशि को लिख रहा हूं ऊपर, माइनस का आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस का आर स्क्वायर, प्लस का स्मॉल आर स्क्वायर बटा 2 था वो माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, और जो माइनस का आर स्क्वायर बटा 2 था वो प्लस का आर स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। आर स्क्वायर और आर स्क्वायर बटा 2 कितना होगा, दोनों को जोड़ लेते हैं, दोनों एक जैसी राशियां तो जुड़ जाएंगी आपस में, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 3r स्क्वायर बटा 2। एक आर स्क्वायर और आधा आर स्क्वायर 1.5 आर स्क्वायर होता है, 1.5 यानी कि 3/2। भाई एक आर स्क्वायर है और आधा आर स्क्वायर है, दोनों को जोड़ोगे तो 3/2 आर स्क्वायर आएगा, 1.5 आर स्क्वायर। तो ये तो इन दोनों का जोड़ आ गया, और एक पद ये रहा माइनस का आर स्क्वायर बटा 2, तो ये अपन लिख देते हैं यहां पर इसके साथ में। तो हमारे पास में ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में हमारे पास में आ जाएगा जोड़ बाकी करने पर 3r स्क्वायर बटा 2 माइनस आर स्क्वायर बटा 2। तो अब इन दोनों में से ये जो बटे वाला 2 है ये भी कॉमन आ रहा है, इसको भी बाहर निकाल लो, इसको बाहर निकाल लिया तो ये हो जाएगा u बराबर माइनस का g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2 इंटू आर क्यूब, और ऊपर जो हमारे पास में 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है ये हमारे पास में आ गया। ठीक है, अब आपको कोई कहे भाई केंद्र पर निकालो, अगर कोई कहता है कि केंद्र पर इसका मान निकालो, तो केंद्र पर आप क्या करोगे बच्चों, हम कहेंगे भाई केंद्र पर ये जो स्मॉल आर है इसका मान कितना हो जाएगा, 0। केंद्र पर स्मॉल आर का मान कितना हो जाएगा, 0। तो u बराबर हमारे पास में हो जाएगा माइनस का g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r क्यूब, ये तो यहां, और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, ओनली 3r स्क्वायर। तो ये 2 घात यहां से कट जाएगी, एक घात रह जाएगी, तो आपके पास में जो आएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, u बराबर माइनस का g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r, ये तो नीचे है और इधर एक 3 और बचा हुआ है, ये 3 आगे आ जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला हमारे पास